नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों, यूपी टेट जूनियर लेवल के लिए सामाजिक अध्ययन विषय की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही हमारे चैनल पर, जिसमें कि आज प्रैक्टिस सेट 11 में हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के किस शक्तिशाली राजवंश के राजाओं ने विशाल नौसेना तैयार की थी और श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। देखिए दोस्तों, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी राजेंद्र प्रथम ने। किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। और ये किस वंश के थे? तो ये चोल वंश के थे। तो याद रखिएगा, चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और चोल वंश में ही एक शानदार और बेहतरीन नौसेना तैयार की गई थी जो ऐसे राज्यों को जीतने में मदद करती थी। तो ऑप्शन ए चोल वंश इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले व्यापार करने आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो ये तो प्रश्न बिल्कुल सरल ही है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे 1961 में गोवा से। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में आने वाली व्यापारिक कंपनियों का सही क्रम क्या होगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। तो इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा कि भारत में व्यापारिक कंपनियों का क्रम इसी प्रकार से होगा: पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पास किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 1929 में। और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे कांग्रेस के अध्यक्ष इस टाइम। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा और संघ में अध्यक्ष और वर्ष भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक गुप्त वंश की मुख्य राजधानी। देखिए, अगर गुप्त वंश की मुख्य राजधानी पूछा जाएगा तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। और अगर मुख्य व्यापारिक केंद्र पूछा जाए तो उज्जैन, या मुख्य सांस्कृतिक शहर पूछा जाए तो उज्जैन लगाना है। तो राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, मुगल शासक अकबर ने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल की मदद से भूमि और कर सुधार के लिए कौन सी प्रसिद्ध व्यवस्था शुरू की थी? देखिए, ये तो याद ही रखिए कि अकबर के वित्त मंत्री का नाम टोडरमल, और इन्होंने शुरू की थी दोस्तों दहसाला व्यवस्था, जिसमें पिछले 10 वर्षों के आधार पर भूमि की उपज के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, दहसाला व्यवस्था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भारत की व्यवस्था पर कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? बहुत ही सरल प्रश्न है और आपको पता ही होगा। तो इंडिका इसका सही जवाब है। अब मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है और सेल्यूकस नाम भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि ये जो किताब अल हिंद है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये अल-बरूनी की पुस्तक है। किसकी है? अल-बरूनी। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है इंडिका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो बनाया था वो बनवाया था दोस्तों सम्राट अशोक ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था। तो यह भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर के किस राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के दरबार में निकोलो कॉन्टी आया था। और कृष्णदेव राय से संबंधित आप क्या याद रखेंगे? अष्टदिग्गज, 8 कवियों का समूह। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बरहमहिर ने पंच सिद्धांतिका के अलावा किस महान ग्रंथ की रचना की? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बरहमहिर की पुस्तक पंच सिद्धांतिका तो आप याद ही रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा बृहत संहिता, ये भी बरहमहिर की पुस्तक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ब्रह्म सिद्धांत के लेखक ब्रह्मगुप्त, अमरकोश के लेखक अमर सिंह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मिलाकर बनने वाले ठोस भाग को भौगोलिक भाषा में क्या कहते हैं? देखिए, पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट और मेंटल को मिलाकर जो ठोस भाग बनता है ऊपर का, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों लिथोस्फेयर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, चट्टानों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? देखिए, पेडोलॉजी होता है मृदा विज्ञान, सेस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान यानी भूकंप का अध्ययन, लिम्नोलॉजी का मतलब होता है लवणीय मृदा यानी कि आर्द्र भूमि का अध्ययन, और पेट्रोलॉजी का मतलब होता है चट्टान का अध्ययन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? देखिए यहाँ पर चारों तिथियां दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये 22 दिसंबर और एक 21 जून। तो देखिए 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। 21 मार्च को क्या दिन होता है? बसंत विषुव होता है। बसंत विषुव का मतलब होता है कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु प्रारंभ होती है। और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। क्या होता है? शरद विषुव, यानी कि शरद ऋतु प्रारंभ होती है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली कृत्रिम जलमार्ग कौन सा है? तो इसको जोड़ने वाला जलमार्ग है दोस्तों सुएज नहर। कहाँ है ये? तो मिस्र में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए मरुस्थल केवल रेत से मतलब नहीं है। मरुस्थल दो तरीके के हो सकते हैं, गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं। तो ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है वो सहारा है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा है और सबसे बड़ा शीत मरुस्थल या मरुस्थल अंटार्कटिका है। अगर अंटार्कटिका ऑप्शन में नहीं होता तो आप सहारा लगाते। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। अगला प्रश्न है, पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं? अब यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये भारत का नक्शा है। आप जानते हैं कि भारत के नक्शे में या किसी भी प्रकार के मानचित्र में जो इधर साइड दिशा होती है ये हमारी होती पश्चिम दिशा, और जो इधर दिशा होती वो हमारी होती पूर्व दिशा। ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है ये सब पश्चिमी तट है, और ये जो हिस्सा आपको इधर दिखाई पड़ रहा है ये सब पूर्वी तट का है। अब पश्चिमी तट में देखेंगे तो ऊपर दमन से लेकर यहाँ गोवा तक ये आपका कोंकण तट कहलाएगा। फिर गोवा से लेकर नीचे तमिलनाडु तक ये आपका मालाबार तट कहलाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आप पूर्वी तट में देखेंगे तो ओडिशा से यहाँ लगभग आंध्र प्रदेश तक उत्तरी सरकार तट, और उसके नीचे ये कोरोमंडल तट कहलाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, तो आप देखेंगे कि पश्चिम तटीय मैदान मतलब इधर वाला, और इसका उत्तर का भाग, उत्तर ऊपर होता है, यानी उत्तर का भाग इसका कौन सा होगा? कोंकण, और दक्षिण का मालाबार। तो यानी कि कोंकण तट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। और इन चारों के नाम और स्थिति भी आप एक बार देख लीजिए, बिल्कुल याद रखिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी जो समस्या होगी उसका निस्तारण जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल प्रश्न है। ऑप्शन है मालवा का पठार, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध लोकटक झील है जहां तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है? तो देखिए केबुल लामजाओ किस झील पर है? लोकटक झील पर है। और ये लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? देखिए सबसे पहली बात कीजिए अगर कुंभ मेले की, तो कुंभ मेला 4 जगहों पर आयोजित होता है, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, जो कुंभ मेला होता है वो 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। तो अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगेगा? 6 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। लेकिन जो अर्ध कुंभ मेला होता है, याद रखिए, ये केवल प्रयागराज और हरिद्वार 2 ही जगहों पर लगता है, उज्जैन और नासिक में नहीं लगता है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी मुरादाबाद। देखिए दोस्तों, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तालों के लिए, ताला नगरी के लिए। और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। दोस्तों प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिनको भी आवश्यकता हो उन तक हमारा ये वीडियो जरूर पहुँचाइएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 4 कोनों में 4 प्रसिद्ध मठों की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 4 कोनों मतलब लगभग चारों दिशाओं में स्थापना 4 मठों की थी आदि शंकराचार्य जी ने। अब ये जो 4 मठ हैं ये वही हैं बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। अब इनके जो है दिए 4 नाम भी दिए गए, तो इनको आप देख लीजिए कि किसका कौन सा नाम है। तो आप चाहे वो नाम आए चाहे ये नाम आए, सब एक ही बात है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंकिया नट किस राज्य का पारंपरिक और प्रसिद्ध एकांकी नाटक है? तो ये जो अंकिया नट नाटक है ये है दोस्तों असम का, और असम की अगर बात की जाए तो इसका जो नृत्य फेमस है वो कौन सा है? बिहू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? देखिए दोस्तों,
पहले जब संविधान बना तो मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 1976 में मैंने आपको क्या बताया था कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन, 42वां, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें ही स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में, 51 का में। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है जब उनको लगता है कि सरकार अब बहुमत में नहीं रही है, तो इसके लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, ग्रेशम का नियम अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब है दोस्तों मुद्रा का प्रचलन। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लगभग वैसा ही नियम है। इन्होंने कहा था कि अगर खराब मुद्रा और अच्छी मुद्रा दोनों मार्केट में, दोनों बाजार में हो, तो जो खराब मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर ही कर देती है। तो ये ग्रेशम का नियम था। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ को कहते हैं और इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस। अगला प्रश्न, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। अब एटीएम क्या करता है, एटीएम कार्ड अब कभी भी लेकर जाइए मशीन में और पैसे निकल आते हैं, मतलब एनी टाइम। तो एनी टाइम मनी जो लिखा है ये इसका फुल फॉर्म नहीं है, गलत जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखिएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से आता है। दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में पहले भी चर्चा की जा चुकी है। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इस क्षेत्र में जो तृतीयक क्षेत्र होता है उसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र यानी विनिर्माण कारखाने वगैरह, और प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि संबंधित गतिविधियां। तो जो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो स्रोत है राष्ट्रीय आय में वो है दोस्तों सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर। तो याद रखिएगा तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वर्ष 1907 के प्रसिद्ध सूरत विभाजन के समय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। देखिए 1907 में कहाँ पे हुआ था अधिवेशन, सूरत में। इसमें क्या हो गया था, तो कांग्रेस किस में टूट गई थी, नरम दल और गरम दल में। अध्यक्ष कौन था इस टाइम, रास बिहारी घोष। तो ये था दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे हों। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।